लास्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में आपने बांटा था। कौन कौन सी, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक है उनको मोनरा में रखा, फिर जो यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है उनको प्रोटिस्टा में रखा, और जो यूकैरियोटिक है मल्टीसेलुलर है अपना भोजन बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक है फोटोसिंथेटिक है उनको प्लांट किंगडम में रखा, और जो यूकैरियोटिक है मल्टीसेलुलर है लेकिन एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, उनको फंजाई में रखा। और जो जैसे कि हम लोग हैं एनिमल्स हैं हेटेरोट्रॉफिक है लेकिन इंजेक्शन करते हैं उनको एनिमिलिया में रखा। अब जब से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया है तब से हमारी जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द प्लांट किंगडम वो बहुत चेंज हो गई है। सर कैसे? पहले हम 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिज्म रख देते थे जिनके अंदर सेल वॉल है, तो उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते थे, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, फंजाई भी आ जाता था। हालांकि फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है लेकिन हम सेल वॉल के क्राइटेरिया पे इसको प्लांट में रखते थे। और मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा वो भी रखे थे। आज हम कहते हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैक्टीरिया को भी निकाल दिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। आज की जो हमारी कॉन्सेप्ट है विटेकर सिस्टम के मुताबिक वो ये है कि प्लांट किंगडम के अंदर हम लेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टीसेलुलर एंड विच शो फोटोसिंथेसिस एंड विच हैव सेल वॉल। तो बैक्टीरिया को हमने निकाल दिया, पहले हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा, फिर हमने मेंबर्स ऑफ फंजाई को निकाल दिया, फिर हमने मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा को निकाल दिया। दैट इज सारे डायटम्स वगैरह जो पहले अलगी में रखे थे प्लांट किंगडम में रखे थे वो सबने हमने निकाल दिए, ओनली ऑन द बेसिस दैट दे आर यूनिसेलुलर, ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक। तो क्लेमाइडोमोनास भी एक टाइम पर उन्होंने निकाल दिया, क्लोरेला भी निकाल दिया, और ब्लू ग्रीन अलगी जो अलगी में पढ़ाते रहे हम पढ़ते रहे उनको भी निकाल दिया बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक, और उनको मोनरा में रख दिया, उनका नाम भी नया दे दिया, दैट इज सियानोबैक्टीरिया। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द प्लांट किंगडम वो बहुत चेंज हो गई है। ये आपने पहला पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है कि ओल्ड सिस्टम के मुताबिक प्लांट्स क्या थे, अब न्यू सिस्टम के अंदर प्लांट किंगडम में हम कौन से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय विटेकर। और आजकल हम ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद प्लांट किंगडम के अंदर आपको क्लासिफिकेशन समझाने के लिए हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ऑन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो एक हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। एक्चुअली जो हमारा आज का सिस्टम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का, वो हमने प्लांट्स को अलगी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में प्लेस किया है। और एंजियोस्पर्म जो है वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। आज मैं आपको विद रेफरेंस टू द फ्लावरिंग प्लांट्स
क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ और टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में क्यों करूंगा? क्योंकि दीज आर द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड प्लांट्स, मोस्ट कॉमनली फाउंड प्लांट्स अराउंड अस, एंड वी कैन वेल अंडरस्टैंड अबाउट द terms I am going to explain to you. The first term for the classification is artificial system of classification. पुराने जमाने में, अर्लियर टाइम्स में, अर्लीस्ट लोग क्या करते थे? ओनली ऑन द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, मोटे तौर पर वो देख लेते थे, बस लार्ज भी देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये खाने वाले फल जो हैं, बनाना, मैंगो, एप्पल, उनको इकट्ठा एक ग्रुप पर डाल दिया। लेकिन ये जो पॉइंट है जस्ट आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज जो पॉइंट आएगा वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट ग्रॉस superficial morphology, for example habit of the plant, for example the shape of the leaves, for example the number of leaves, their arrangement, ऐसे कैरेक्टर्स को वो ध्यान देते थे। जैसे कि छोटे साइज के उन्होंने हर्ब्स ले लिए, फिर बड़े साइज के अंडर श्रब्स, फिर श्रब्स और फिर ट्रीज। एरिस्टोटल ने फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट ऑफ द प्लांट। ये आपने पहले चैप्टर में भी लर्न किया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर ये शब्द दिया हुआ है। सो पहला हमारा पॉइंट क्या है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट टाइम में फॉलो किया गया था, एंड इट इज बेस्ड ऑन जस्ट ग्रॉस superficial morphological characters, just like the habit of the plant, size of the leaf, shape of the leaf. बोर्ड पे देखिए, ध्यान करिए, अर्लीस्ट सिस्टम, then the artificial system was based mainly on the vegetative characters of the plant, root, stem, leaf के character पर, और on the structure of the androecium, that is कितना नंबर है, फ्यूज्ड है, फ्री है, दूसरे पार्ट से फ्यूज है, नहीं है। सो ऐसे करेक्टर्स को भी कुछ साइंटिस्ट ने कंसिडर किया, और इनमें इंपॉर्टेंट नाम है लीनियस का। एक्चुअली जो लीनियस है उसने अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो नंबर ऑफ स्टेमन्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स के बेस पे की, एंड दैट सिस्टम इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब भी आर्टिफिशियल सिस्टम का नाम आएगा तो आपने एरिस्टोटल, थियोफ्रस्टस, प्लाइनी वगैरह का नाम याद करना है, लेकिन लीनियस का नाम मत भूलिए। लीनियस वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम में क्या आएगा? उनका नंबर आएगा, उनकी फ्यूजन आएगी, लाइक दैट। उसके बाद नेक्स्ट है, जब हम इस तरह के कैरेक्टर स्टडी करेंगे, सुपरफिशियली हम देख लेंगे तो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सेपरेट हो जाएंगे और अनरिलेटेड ग्रुप टुगेदर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द रोजेज, द लिलीज, द सनफ्लावर्स, द ग्रासेस, उनको हम इकट्ठे कर देंगे। क्यों? क्योंकि सारी ये क्या है, हर्ब है। तो इस तरह से ये सिस्टम की एक वीकनेस है कि ये सेपरेटेड द रिलेटेड वंस। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि इट गेव इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ज्यादा तो इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर जोर दिया, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इसने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमारे मुताबिक क्लासिफिकेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस होने चाहिए। सर क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो प्लांट्स के क्या होते हैं,
वातावरण के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर वो कंजर्वेटिव हैं, बने रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, उन पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, वी कैन रिलाई अपॉन देम। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर लोगों ने वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी। ये आप आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में लर्न करेंगे। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचुरल एफिनिटीज। एफिनिटीज मीन रिलेशनशिप्स। भाई इसके अंदर जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो 3 के मल्टीपल में हैं, तो सब इकट्ठे कर सकते हैं। छोटी सी आपको एग्जांपल बताता हूं। आप कहेंगे कि इनके अंदर पैरेलल विनेशन है, इतना तो आपने लर्न कर लिया है पैरेलल विनेशन। तो ये पैरेलल विनेशन वाले या जिनके बीज के अंदर एक कोटिलिडन है, उनको हम मोनोकॉट ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। दैट इज द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द नेचुरल एफिनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल एफिनिटीज, एफिनिटीज मीन रिलेशनशिप्स। सो याद कर लोगे ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस क्लासिफिकेशन दैट इज नेचुरल सिस्टम was based upon so many characters, not only on the morphological, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ही नहीं बल्कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, एब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये ब्रांचेस तो आपने मेंशन करनी है, एंड मेनी अदर ब्रांचेस जहां से भी हमें कैरेक्टर मिलता है। सो रिलेशनशिप among the organisms on the based on their natural characters, that is called as natural system of classification. Natural system of classification का जब मेंशन होता है तो आपने हमेशा याद रखना है इसको, बेंथम एंड हुकर को। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया एट क्यू बोटेनिक गार्डन लंदन, और उन्होंने सीड प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा। कौन कौन से? डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट्स। वो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या वीकनेस है। अभी से बेंथम एंड हुकर के पीछे नहीं लग जाना कि बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन करने लग जाओ। वी आर टॉकिंग about the natural system, and whenever you talk about the natural system you must mention Bentham and Hooker. Okay, चले आगे, ठीक है, चलते हैं। नेचुरल सिस्टम के बाद आएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, कि ये इससे ओरिजिन हुआ, ये इससे ओरिजिन हुआ, ये इससे ओरिजिन हुआ। फॉर एग्जांपल जो एम्फीबियंस हैं, ज़ूलॉजी की एग्जांपल लेते हैं, एम्फीबियंस हैं वो फिश लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरह से आगे की आगे ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जहां शब्द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा वी विल से दैट इट इज ए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। शब्द फाइलोजेनेटिक कहां से बना है? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मीन्स ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। वी वेल नो that the organisms which belong to the same taxa। सर ये क्या आ गया? अरे भाई पहले चैप्टर में कराया है आपको। टैक्सा मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which can be recognized and classified, उनको टैक्सा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, मॉसेस, एम्फीबियंस, मैमल्स। सो दीज सिमिलर टैक्सा they have originated from a common ancestor। so कृपा करके प्लीज इस पॉइंट को अंडरलाइन करके रखो that the organisms with similar taxa which belong to the same taxa they have a common origin। actually to understand the phylogenetic relationship we will have to depend upon the studies from the fossils, लेकिन फॉसिल एविडेंस हमें इतने मिलते नहीं हैं।
तो इसलिए हमें रिलाई अपॉन करना पड़ता है ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल, वी डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आजकल कंप्यूटर का युग है। वी टेक hundreds of the characters, we put a tag on each character, हर करेक्टर को लेबल करते हैं। we consider so many characters, hundreds of the characters, and we compile the information in the form of data in the computers, and then we just design the software in such a way that the related organisms are grouped together by the computers. Hundreds of the characters may be taken into consideration and each character is given equal weightage. So आज का युग है, so taxonomists जो होते हैं वो computers की हेल्प लेते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब to take help with the studies of cell, that is chromosome का number, उनका structure, उनका behavior. This also helps us in understanding the classification of plants, and we also take help from the chemicals, and that is called as chemotaxonomy. For example, just after this we shall be talking about the algae, and say the algae are divided into green algae, brown algae, red algae based upon the pigments. So the chemicals, they also chemical constituents of the plants, they also help us in understanding the classification. So you will lay more stress on what is artificial system, what is natural system, what is phylogenetic system, what is numerical taxonomy, and what is cytotaxonomy, and what is chemotaxonomy. After that we shall be taking up one by one these groups of the plants. Plant kingdom का जो सबसे पहला ग्रुप है वो है algae. algae क्या चीज है? algae सबसे simplest plants हैं. They are क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपलेस्ट प्लांट्स। और जब भी हम अलगी के बारे में सोचते हैं तो एकदम हमारा ध्यान पानी की तरफ जाता है। अलगी दे आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले हैं। दे कैन बी फ्रेश वाटर, जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, और जो समुद्र के अंदर पानी है को हम मैराइन हैबिटेट बोलते हैं। सो अलगी कैन बी बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पानी में मिलेंगे। दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द मोएस्ट सैंड आल्सो, दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द मोएस्ट स्टोन्स आल्सो, समटाइम दे आर अटैच्ड टू द शेल्स ऑफ द मोलस्क आल्सो। तो वेरिंग फॉर्म ऑफ हैबिटेट्स हैं इनके लिए। मॉइस्ट वुड पे भी आपको अलगी लगी मिल सकती है। रेनी सीजन के अंदर तो ये अलगी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, लेकिन मॉइस्चर जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मॉइस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट वुड। अलगी फंजाई के साथ मिलके एक यूनिक कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लाइकन भी बनाती है। अलगा और फंगस का पार्टनरशिप, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। फंगस जो है उसके धागे, दैट इज हाइफी, अलगा को प्रोटेक्ट करते हैं, और अलगा जो है फंगस के लिए फूड बनाती है। दैट इज ए यूनिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच इज प्रेजेंट इन द नेचर। हम नहीं कर सकते। यदि आप पॉन्ड में से कुछ थोड़ी सी अलगी ले आओ, बाकी ब्रेड के ऊपर से फंगस ले आओ, वहाँ उनको दोनों को रखो, मंत्र मारना शुरू कर दो कि लाइकन बन जाए, आप नहीं बना सकते। वी कैन नॉट क्रिएट, इट इज अ क्रिएशन ऑफ द नेचर, एंड लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द अलगा एंड द फंजाई। आपको एक और इंटरेस्टिंग
पॉइंट बताते हैं इनके बारे में। दैट इज साउथ अमेरिका के जो जंगल्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, उनके अंदर एक स्लॉथ मैमल, स्लॉथ बिग टाइप रहता है और उसके लंबे लंबे फर होते हैं। उनके फर के ऊपर ग्रीन अलगी ग्रो कर जाती है। अलगा को तो मिल गया, रहने की जगह मिल गई, और स्लॉथ को क्या मिला? कई बच्चे कहते हैं स्लॉथ हरे रंग का हो गया जी, ग्रीन इन अपीयरेंस, सर ये भोजन बनाने लग जाएगा। अरे भाई ये कैसे भोजन बनाएगा? भोजन तो अलगा बनाएगी, इसको ग्रीन कलर के द्वारा प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो दोनों को थोड़ा बहुत जो है वो फायदा होता है। वी कैन से इट इज ए सिम्बियोटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन कुदरत के अंदर अपने आप बन गई। सो ये एक पॉइंट है, लेकिन ज़्यादा ऐसे पॉइंट नहीं हमने लेने, ज़्यादा पॉइंट ऐसे लेते गए तो हमारा टॉपिक जो है वो डेविएट हो जाएगा। आपको याद है हमारा टॉपिक किस चीज़ का है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का है। हमने मेन जो है वो स्ट्रेस क्लासिफिकेशन पे करनी है। सो उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, दैट इज प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी इनकी क्या है? रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, सिंपल है। ऐसी प्लांट बॉडी को जिसके अंदर कोई रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, उसको हम थैलस बोलते हैं, और ये सिंपलेस्ट है। इट कैन बी ए कॉलोनी ऑफ सेल्स। आप डायग्राम देखो, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलगी दी हुई हैं। आपकी डायग्राम, आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम है उसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे। मिनी कॉलोनी, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, इट कैन बी ए फिलामेंट एज यूलोथ्रिक्स, दे कैन बी लार्ज साइज मैसिव बॉडी, कैल्प्स। जब हम कैल्प्स की बात करते हैं तो हमें ब्राउन अलगी याद आती है। समुद्र इनका भरा पड़ा है, लार्ज साइज मैसिव। इसका मतलब इनकी प्लांट बॉडी जो है दैट कैन रेंज फ्रॉम द कॉलोनियल फॉर्म्स टू दीज मैसिव शीट्स। तो थोड़ा सा आप प्लांट बॉडी के बारे में लर्न करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, रिप्रोडक्शन इन अलगी मीन्स हाउ दे रिप्रोड्यूस। समुंदर, पॉन्ड्स सारे अलगी के भरे पड़े हैं, एंड इन फैक्ट यदि हम समुद्र की बात करें तो दी अलगी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सी। क्यों है ये ऐसे, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे हैव इमेंस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे शो 3 modes of reproduction, but the most common among them is fragmentation, that is vegetative reproduction. Vegetative reproduction is by fragmentation. टुकड़ियां हो जाती हैं, एंड हर टुकड़ी कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। Vegetative reproduction means reproduction with the help of the part of the body, vegetative reproduction। उसके बाद नेक्स्ट आता है asexual reproduction, that is with the help of spores। Spores are single celled structures. These spores are generally called the zoospores because they have the flagella। Flagellated spores which can directly give rise to a new plant are called zoospores. So asexual reproduction is common in the algae by means of zoospores। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? Where the gametes fuse। Now these gametes are similar in size, isogamous, and these gametes they may be flagellated as in Eulothrix, Ectocarpus, or they may be non-flagellated or non-motile
as in Spirogyra. And then the second mode is anisogamous. Anisogamous means they differ in size. For example, यूडोराइना एक न्यू एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, यूडोराइना। तो इस पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। और उसके बाद आती है oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous क्या होती है? द फ्यूजन ऑफ ए सिंगल लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल gamete called egg and a small flagellated male gamete called sperm. The fusion of the isogametes, anisogametes or oogametes will result in the formation of zygote. बाद में ये थिक वॉल हो जाता है, नॉन मोटाइल बन जाता है और उसको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। जाइगोस्पोर कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा और it will germinate on the approach of favorable conditions, but before germination normally in most of the algae इसके न्यूक्लियस में मेयोसिस होगी और स्पोर बन जाएंगे और स्पोर गिव राइज टू द न्यू प्लांट अगेन। इस तरह से आप इनके लाइफ साइकिल के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में अभी पढ़ेंगे। सो ये अलगी के थोड़े से आप करेक्टर सम अप कर सकते हैं। दैट इज दे आर दी सिंपल प्लांट्स, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स, they have the wide range of their form. Plant body is called as thallus, no root, no stem, no leaf. Then the reproductive organs, they are simple. Vegetative reproduction is generally by fragmentation, asexual reproduction is by zoospores, and sexual reproduction can be isogamous, similar gametes. Isogametes may be flagellated, Ulothrix, Cladophora, or they may be non-motile Spirogyra. Or second is anisogamous, that is Eudorhina, or it is oogamous, as in the case of Volvox and Fucus. ये एग्जाम्पलें आपने जरूर याद करनी है, क्योंकि जो हमारी अप्रोच है वो क्लासिफिकेशन की तरफ है, एग्जाम्पलिफिकेशन की तरफ है, ना कि उनकी हम स्ट्रक्चरल डिटेल दें। सो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दी अलगी। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ दी अलगी। दी अलगी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी, एंड वी विल बी टेकिंग अप all these one by one.